गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोग कैसे हैं? तैयारी आपकी कैसे चल रही है? देखिए, एक वीडियो इसके पहले अर्थशास्त्र 2021 के प्रश्न पत्र का जा चुका है, जो सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र है। और जैसे ही वीडियो गया, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा है, उसको देखा है, क्योंकि ये महज 31 क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सारी डिटेल सुनेंगे, जितना समय है, ठीक है, उतना अगर ध्यान देंगे तो एक एक प्रश्न में लगभग तीन तीन प्रश्न, दो दो प्रश्न है। तो कहने का मतलब ये प्रश्न देखने में 30 लग रहे हैं, लेकिन प्रश्न लगभग लगभग 90 या 100 के आसपास हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण की तरह होंगे। तो आप जल्दी से जल्दी एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करिए। देखिए, चैनल छोटा है अभी, लेकिन काम आपको बड़े करके दिखाएगा। समझ में आई बात? तो आपको निश्चित तौर पे निश्चिंत हो जाइए और 1 घंटा मेरे साथ निश्चित तौर पे बिताइए। आने वाले 2 4 10 दिन में ऐप भी मेरा बन जाएगा, और तब तक देखिए, आपकी वीडियो ये जो जा रही है, उसके बाद लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है, आपके हर प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि कोई सुधार की जरूरत होगी तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित है। आप भी, मैं भी 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले आप ही की कतार में खड़ा था। मैं जानता हूं, समझता हूं कि असफलता क्या चीज होती है, और महसूस कर पाता हूं कि निश्चित तौर पे आप जब अपने रूम में और कमरे में बैठकर तैयारी कर रहे होंगे, तो हर बार यही लगता है कि अब की बार मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन कुछ न कुछ कमियों से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो उसी कमी को सुधारने के लिए आपको ज्वाइन करना चाहिए एग्जाम टाइम विद अखिलेश सर चैनल को। तो आइए बात करते हैं कि अगले 31 से जो 62 क्वेश्चन है, उसमें क्या चीजें आई हैं 2021 में, और हमको कौन सी चीज परेशान कर रही है, जिसने हमारे सिलेक्शन को रोक कर रखा। ठीक है, देखते हैं। देखिएगा, ये प्रश्न आया है, ये प्रश्न आप निश्चित तौर पे देखे होंगे, ठीक, कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 2021 में जब ये आयोग, ठीक है, गठित हो रहा था, ठीक है, गठित हो रहा था, उस समय गठित हुआ था, उस समय एनके सिंह कौन थे? एनके सिंह, ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष थे। 16वें वित्त आयोग का आप जानते हैं कि गठन हो चुका है, जिसके अरविंद पनघड़िया अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन ये आयोग अभी अगले वर्ष से काम करेगा। समझ में आई बात? तो निश्चित तौर पे आपको ये जानना है और इस प्रश्न के आंसर को लगाना है। देखिए, इससे संबंधित एक और प्रश्न आ सकता है कि इस जो ये वित्त आयोग है, ये संवैधानिक संस्था है। किस कैसी? संवैधानिक संस्था है, ठीक है। क्यों ये संवैधानिक संस्था है? तो आप जान लीजिएगा कि इस का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। इसका प्रावधान संविधान के, इसमें ऐसे भी आप लिख सकते हैं, संवैधानिक, ठीक है, अनुच्छेद 280 में है। तो इतना क्वेश्चन आपको बता दिया गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी भी करेंगे ताकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता भी तैयारी वाले। हालांकि जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी वाले होते हैं, वो बड़ा धैर्य होता है उनमें, वो वीडियो को देखते हैं तो घबराते नहीं है, क्योंकि उनके महत्व की चीजें अगर मिल रही हैं तो वो कितना भी लंबा वीडियो देख लेते हैं। जब हम बिना बिना किसी मतलब के, केवल इंजॉय के लिए 3 घंटा 2 घंटा की मूवी देख सकते हैं, केवल इंजॉय के लिए, तो अपने भविष्य के लिए जाहिर सी बात है 1 घंटा, पौन घंटा या 1.5 घंटा तक, ठीक है, क्लास को भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे है कि आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है, ठीक है। तो देखिएगा, वास्तविक आय, यहां बीच बीच में माइनस है, मैं बना देता हूं, टाइपिस्ट महोदय से ये चीज छूटी है, ठीक है, ये बीच बीच में माइनस है,
देखिएगा ये, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय, वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय, वास्तविक आय माइनस पूर्व में प्राप्त आय, वास्तविक आय माइनस पूर्व में प्राप्त आय। देखिए तो ये जो हाँ प्लस का निशान, देखिए जो वास्तव में प्रश्न में है वो प्लस का निशान है, तो ध्यान देंगे प्लस माइनस की वजह से क्वेश्चन का स्वरूप बदल गया है, ठीक है। ये प्लस है, ऊपर वाला माइनस था, नीचे वाला प्लस है, मैं क्वेश्चन को यही सुधार देता हूं। फिर देखिए ये प्लस है, फिर नीचे वाला माइनस है, बातें दो ही है लेकिन प्लस माइनस की वजह से चार हो गई है, ठीक है। हाँ आगे देखिएगा, अब आप ध्यान से इसका आंसर लगाइए। मैंने आपसे कहा था कि अपना आकलन आप ईमानदारी से करिए, तभी एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे। एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए, देखिए इन 31 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं। जो गलत होता है वो फिर मिलाइएगा कि किस पोर्शन से कौन सा क्वेश्चन गलत होता है, फिर उस पर मेहनत की जरूरत है, ठीक है। तो इसका सही होगा आपका ये ऑप्शन, ठीक है। हस्तांतरण आय की जगह अवसर लागत भी होगा तो भी सही होगा, ठीक है। छोड़ दीजिए, बस आप इतना देखिए इसमें, ठीक। हाँ नहीं तो बिना मतलब कंफ्यूजन पैदा होगा। आगे है कि एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब, एक उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, यही आपको बताना है। तो देखिएगा यू एक्स अपान पी एक्स ग्रेटर देन मतलब लेस देन यू वाई अपान पी वाई, ठीक है। फिर यू एक्स अपान पी एक्स लेस देन यू वाई अपान पी वाई, ठीक है। यू एक्स अपान पी एक्स बराबर पी यू वाई अपान, तो जिसमें बराबर यही चीज उपभोक्ता के संतुलन में है कि मतलब जितनी वो कीमत दे रहा है अगर उतनी उसको संतुष्टि मिल रही है तो वही बिंदु जो है उपभोक्ता के संतुलन का होगा। यू एक्स अपान पी एक्स इज इक्वल टू यू वाई अपान पी वाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि श्रम एवं पूंजी में किसी भी अनुपातिक परिवर्तन के साथ यम, ये स्टार जो है गुणे का निशान है, ठीक है, पी माइनस एल ब्रैकेट में ये यम, फिर पी माइनस के होता है, नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन क्या होता है। तो ये देखिएगा जब उत्पादन फलन आप पढ़े होंगे इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ता है कि ये है क्या, ठीक है, ये है क्या। तो देखिएगा ये है एक समरूप, क्या होता है, एक रूप या एक समरूप, इसका आंसर होगा। ये चूंकि दिखाना पड़ेगा हल करके आपको, लेकिन यहां संभव नहीं है। जब आप ऐप से जुड़ेंगे इसका विस्तृत मैं करवाऊंगा इसके जस्ट बाद, जैसे एक दो दिन में खत्म होता है, मैं जो जो चीजें कठिन है उसको करवा दूंगा, वो बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है जी। आगे बढ़िए, कह रहा है कि गिनी गुणांक मापक है, कि गिनी गुणांक किसको मापता है, ठीक है, आय की विषमता को, बेरोजगारी को, गरीबी को या क्षेत्रीय विषमता को। आय विषमता का, बेरोजगारी का या गरीबी का, क्षेत्रीय विषमता का किसको मापता है। तो जो जितने गिनी गुणांक है वो किसको मापता है, आप लगा चुके होंगे। गिनी गुणांक आय की विषमता को मापता है, किसकी विषमता को मापता है, आय की विषमता को, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको, अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो लाल सर का जो आता है आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण, उसमें भी आपको 60 नोट के रूप में मिल जाएगा। बाकी जो आपकी आहूजा या एसएन लाल की पुस्तक है या कुर्सियानी की है उसमें तो दिया ही है, लेकिन 60 रिवीजन कम टाइम में हम लोग, जो लोग बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं उससे रिवीजन का काम हो जाता है, ठीक है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो इन किताबों के नाम आपको पता होंगे, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो एसएन लाल सर की, फिर आहूजा की माइक्रो एंड मैक्रो, और अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो कुर्सियानी जो जबरदस्त है, और फिर झिंगन भी आप
पढ़े होंगे, ठीक है जी। यही जो बुक्स आपके पास हैं इन्हीं को बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। और मैं तो कहूंगा कि एहसन लाल को, अगर आपकी इकोनॉमिक्स वीक है तो एहसन लाल सर को बिल्कुल कई बार पढ़ लीजिए, फिर आपकी सारी चीजें दूर हो जाएंगी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसकी विशेषता, ठीक है, क्या है? ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह है जिसकी विशेषता, मतलब जिसकी विशेषता है मूल्य विभेद। मूल्य विभेद जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होता है। विषम रूप उत्पाद ये भी नहीं होता है। विभेदीकृत उत्पाद ये भी नहीं होता। ये सब एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता है, ठीक है ना जी। तो क्या होता है? समरूप उत्पाद। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? समरूप उत्पाद होता है। सभी उत्पादन क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आइए, कह रहा है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार पीगू द्वारा दिया गया समीकरण कौन सा है? पीगू द्वारा कौन सा समीकरण दिया गया है? ठीक है, तो देखिए P बराबर यम अपान के वाई, P बराबर के आर अपान यम, P बराबर के टी अपान यम और P बराबर यम बी अपान टी। तो आप निश्चित रूप से अगर अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो आप ये भी जान रहे होंगे कि P बराबर के आर अपान यम। जितने भी समीकरण से संबंधित प्रश्न हैं, ठीक है, उनके लिए आपको निश्चित तौर पे विस्तार से वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां उसको नहीं बताया जा सकता विस्तार से, ठीक है। इस चीज को आप समझिएगा थोड़ा सा। लेकिन इसके लिए जल्द ही वीडियो आएगा, जल्द ही मैं आपको बहुत आसान कर दूंगा। क्लियर? किसी फर्म की पहली आवश्यक शर्त कौन सी है? कि वह अपने लाभ को अधिकतम करे, ठीक है। देखिए, जब आप फर्म के संतुलन की बात करेंगे किसी भी बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता में या एकाधिकार में, सबसे पहली शर्त यही होती है कि उसका, आप बताइए पहले क्या होता है? सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, औसत लागत सीमांत आय के बराबर हो, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, सीमांत आय और औसत आय के बराबर हो, औसत लागत और औसत आय के बराबर नहीं। पहली शर्त क्या है? सीमांत लागत, ठीक है, एमसी बराबर एमआर। पहली शर्त क्या है? एमसी बराबर एमआर होना चाहिए। क्लियर? एमसी बराबर एमआर। आगे बढ़िए, कह रहा है कि अदृश्य बेरोजगारी होती है सदैव स्वैच्छिक, घर्षणात्मक, अनैच्छिक और मौसमी। तो अदृश्य बेरोजगारी पहले तो जान लीजिए, अदृश्य बेरोजगारी किससे संबंधित है? कृषि से। इसका संबंध कृषि से है। और अदृश्य बेरोजगारी वह होती है जहां लोग काम करते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनका सीमांत उत्पादन क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। अदृश्य बेरोजगारी उसे ही कहते हैं, काम करते हुए लोग दिखाई दे। जैसे एक क्यारी अगर लहसुन बोना है तो पता चले घर भर लोग जा रहे हैं बोने, लेकिन घर भर का अगर सीमांत मजदूरी निकाल देंगे, सीमांत उत्पादन निकाल देंगे तो शून्य के बराबर होगा, क्योंकि एक व्यक्ति अगर काम करता तो दिन भर काम करता, उसी के लिए काम था, लेकिन जितने लोग घर में थे सब चले गए लहसुन बोने, ठीक है। इसीलिए कृषि में पाई जाती है। और ये कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से लाभ का कौन सा सिद्धांत प्रो नाइट द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो लाभ का कौन सा सिद्धांत? तो देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे तो अनिश्चितता, ठीक है, को अनिश्चितता कहते थे, ठीक, ताकि उसी से जुड़ जाए। क्या? उसी से जुड़ जाए। तो लाभ का जो नाइट का सिद्धांत है, अनिश्चितता या अनिश्चितता जोड़ लीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत है। समझ में आई बात? देखिए, अगर इसकी बात करेंगे तो ये शुम्पीटर का है, इसका है शुम्पीटर का, ये जोखिम वाला हाले का है, ठीक है, इसका है हाले का। इसके बाद भी अगर बात करेंगे, ठीक, इसके बाद भी सिद्धांत है, जैसे मैं बता दूं वाकर का है, ठीक है, वाकर का सिद्धांत है, ठीक। आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि वो सिद्धांत किसने दिया है। डायनेमिक गतिशीलता का सिद्धांत है, वो किसका सिद्धांत है, ठीक है। देखता हूं आपको कुछ पढ़ाई आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं। फिलहाल ये तीन सिद्धांत आपको बताए जा चुके हैं। आगे देखिएगा
कि वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु 2019 को नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था। तो ये बहुत चर्चा में था उस समय, ठीक है, इसलिए उस समय के लिए चर्चा में था। अगर इस वर्ष पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें अभिजीत बनर्जी जो थे वो भारती का भी नाम जुड़ा था, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो यही सही है। इस्थर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर। जब भारत से संबंधित कोई विश्व स्तर पर बात हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें, अगर यहां से 2024 में पूछ देगा, हालांकि कोई संभावना नहीं है क्योंकि ये सब जो है विदेशी हैं। 2024 में जो नोबेल प्राइज मिला है वो 3 लोगों को मिला है। कितने? 3 लोगों को। लेकिन आप अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं तो आपको जानना चाहिए। देखिए मैं इसको नोट कर लिया हूं क्योंकि बहुत कठिन नाम होते हैं, याद नहीं होते हैं, ठीक है। डेरान एस मोगलू, डेरान एस मोगलू, ठीक है। आपको जैसे भी आप याद कर पाए याद करिएगा। फिर अगला है साइमन जॉनसन, साइमन जॉनसन, ठीक है। फिर अगला है क्या कि जेम्स ए रॉबिन्स, जेम्स ए रॉबिन्स, ठीक है। इससे अच्छे देखिए इनका जो शोध है वो इसी पर है कि संस्थाओं का निर्माण और समृद्धि पर उसका प्रभाव, ठीक है। मतलब एक विकसित देश और विकासशील देशों में लोगों के समृद्धि के प्रभाव का अध्ययन इन्होंने किया है कि एक विकसित देश में जो लोग समृद्धि को प्राप्त करते हैं और जो अविकसित देश में या विकासशील देश में समृद्धि को प्राप्त करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। इसी शोध पर इनको नोबेल प्राइज दे दिया गया है। अब ऐसी चीजें भारत में, मैंने तो खुद रिसर्च किया हुआ है और चूंकि मेरा माध्यम हिंदी रहा है और बहुत सारे सेमिनार मैंने अटेंड किए हैं, यहाँ के विचार बहुत कुछ अच्छे होते हैं लेकिन हिंदी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। मैंने वहां कहा भी कि सर हिंदी में मैं अपनी बात करना चाहता हूं, तो लोग ज्यादातर महत्व इंग्लिश को देते, पता नहीं क्यों, जबकि ज्यादातर हिंदुस्तान में हिंदी को समझने वाले लोग हैं, ठीक है ना जी। तो कहते हैं कि आप हिंदी बोलेंगे तो आपके जो विचार है वो विदेशी नहीं समझ। भाई वो उनकी समस्या है, मेरी समस्या थोड़ी है। अगर उनके इंग्लिश के विचार हम समझ सकते हैं तो हमारे हिंदी के विचार वो क्यों नहीं समझ सकते। और जब हम नीति और योजनाएं जो भी बनाएंगे वो अपने देश के लिए बनाएंगे कि दूसरे देश के लिए बनाएंगे, लेकिन है तो है भाई, इंग्लिश का बोलबाला इंडिया में भी है, आप जानते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा कि वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर्गत अंतर को कहा जाता है। वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को कहा जाता है। जब निर्यात और आयात का अंतर की बात हो, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, तो उसे व्यापार संतुलन कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन। ठीक है, क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन। और भुगतान संतुलन के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक, कि ये कभी असंतुलित होता नहीं है। जब उसमें सेवा वगैरह सब कुछ लेन देन सम्मिलित हो जाता है तो वो भुगतान संतुलन कहलाता है। कह रहा है किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। इच्छाओं से मुक्ति पाना, ये एक ऐसे विचारक का विचार है जिसको भारत में संत अर्थशास्त्री कहते हैं, ठीक है। आधे पार्ट में भी इनका नाम आया था, इसलिए आप जानिए इनका नाम जेके मेहता है। जेके मेहता, जमशेद काई खुसरो मेहता, जमशेद काई खुसरो मेहता। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं तो आप इनको जानते हैं। मेहता पार्क बना हुआ है जस्ट उनके अर्थशास्त्र विभाग के सामने। तो इन्होंने इनकी जो परिभाषा है, आवश्यकता विहीन परिभाषा इन्होंने दिया है। क्या दिया है? आवश्यकता विहीन परिभाषा। बाकी स्मिथ को आप जानते हैं, धन संबंधी परिभाषा दी है, वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा इन्होंने पुस्तक, ठीक है। मार्शल को आप जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने लिखा और इन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी।
बाकी रॉबिन्स आपको जानते हैं कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा इन्होंने दिया, चुनाव संबंधी परिभाषा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि मांग का नियम आधारित है एक गुणात्मक कथन पर, एक परिमाणात्मक कथन पर, उपरोक्त दोनों पर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि मांग का नियम क्या है? गुणात्मक कथन है, ये परिमाणात्मक कथन नहीं है। क्या है? गुणात्मक कथन है। तो ये आंसर सही है। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ेंगे। मांग का नियम क्या है आप जान लीजिएगा कि किसी वस्तु की कीमत यदि बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसी को कौन बताया था? मार्शल ने। और मार्शल बाजार में ये आम बात है, लेकिन बहुतों को नहीं याद रहता है। ठीक है, और यही बताता है आगे प्रश्न बन सकता है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग में क्या संबंध होता है? तो विपरीत संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट रही है। एक दिशा में परिवर्तन को धनात्मक संबंध कहते हैं और विपरीत दिशा में परिवर्तन को ऋणात्मक संबंध कहते हैं। जबकि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। जैसे देखेंगे आप, ये डिमांड कर्व है। ठीक है, यहाँ है कीमत वस्तु की और यहाँ है मांग। ठीक है, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी, ठीक, कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे मांग घट जाएगी। लेकिन यदि यही बात करें इसकी, ठीक है, तो ये सप्लाई कर्व है। ठीक है, ये कीमत है और ये पूर्ति है। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ती जाएगी। तो ये ऋणात्मक संबंध होता है, ऋणात्मक, और ये धनात्मक संबंध होता है, धनात्मक। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि पूंजीवाद में सम्मिलित होता है। पूंजीवाद में सम्मिलित होता है। पूंजीवाद में क्या सम्मिलित होता है? आय का समान वितरण, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, सरकार की असीमित भूमिका। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब गलत है। ठीक है, तो निजी लाभ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है निजी लाभ। वो केवल डिमांड को ध्यान में रखकर अपना काम करते हैं। जिस वस्तु की मांग होती है उसी को ध्यान में रखकर काम करते हैं। तब ये केवल लाभ लाभ की बात सोचेंगे। आपके यहाँ जैसे अंबानी हुए, अडानी हुए, ये क्या जनता का भला चाहेंगे? ठीक है, नहीं, ये अपना लाभ देखते हैं। जबकि सरकार आवश्यकता को ध्यान में रखती है। ठीक है, वो कल्याण देखती है। उसे सार्वजनिक व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक व्यवस्था, या कहेंगे सरकारी व्यवस्था। और पूंजीवाद को निजी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी व्यवस्था। ठीक है जी, आगे देखिएगा। लेकिन भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, दोनों का सह अस्तित्व है। 1948 में कीन्स के विचार से इस तरह की चीजें आई थी। ठीक है, क्योंकि भारत का जो सिस्टम है वो केवल पूंजीवाद से नहीं चल सकता और केवल सरकार से नहीं चल सकता, दोनों। क्योंकि यहाँ के लोग आवश्यकता वाले भी हैं। बहुत सारे लोग, आवश्यकता सभी के पास है लेकिन मांग उसी के पास होती है जिसके पास पैसा होता है। ठीक है ना जी? कौन नहीं चाहता उसके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मकान हो, लेकिन होगा तो नहीं, क्योंकि अगर पैसा होगा तब ना होगा। इसीलिए आवश्यकता वाले सभी बहुत सारे लोग हैं और मांग वाले कम लोग हैं। ठीक, आगे देखिएगा। कह रहा है वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न फिर से दोहरा दिया गया है, इसका आंसर आप जान लीजिएगा। अब देखिए, ये है सूची ए को सूची बी से मिलाना है। ठीक है, और ये सब सिद्धांत दिए गए हैं, आर्थिक सिद्धांत है जो विकास अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है ना जी? तो देखिएगा कौन कौन सा सिद्धांत किससे मिलता है। असंतुलित विकास का सिद्धांत, आर्थिक विकास के ऐतिहासिक चरण का सिद्धांत, निम्नलिखित संतुलन पास का सिद्धांत, विकास का प्रबल सिद्धांत। ठीक है, तो देखिएगा अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो ये मिला लेंगे, दो मिला लेंगे तब भी मिल जाएगा। तो मैं बताता हूँ एक चीज, देखिए प्रबल धक्का सिद्धांत हमेशा रोजेस्टीन रोडान का लगाएंगे, प्रबल धक्का सिद्धांत। ठीक है, प्रबल धक्का, इन्होंने अपने सिद्धांत में ही कहा है कि किसी गाड़ी को कम से कम इतना धक्का देना चाहिए ताकि वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, हाँ। फिर संतुलन पास, पास का जो सिद्धांत वो नेल्सन से संबंधित है, इससे नेल्सन से। ठीक, इन्होंने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था को पास मतलब जिसमें बंध जाते हैं
उससे निकालना हो तो एक न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती है। जब आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो आप जान जाएंगे, लेकिन जो लोग जान रहे होंगे इतने से ही समझ जाएंगे। आर्थिक विकास के ऐतिहासिक चरण, ठीक है, ऐतिहासिक चरण की बात जो की है वो रोस्टो ने की है, किसने की है? रोस्टो ने। अब बचता असंतुलित विकास का सिद्धांत वो किसका है? हर्षमैन का है। क्लियर? तो इस हिसाब से पहले में पहला, यानी देखिएगा एबीसी ऑप्शन आपको सही करना है। ठीक, तो देखिए ये थोड़ा सा इधर हो गया है, ये क्या हो गया है? इधर हो गया है। उस हिसाब से देखिए पहले में पहला और दूसरे में सी, अगर ये आएंगे ऑप्शन इधर उधर हुआ, इस नाते थोड़ी सी दिक्कत होगी इसमें, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर देखिए यही मिलेगा, डी। मिला के देख लीजिएगा, यही मिल जाएगा। पहले में ए, दूसरे में सी, और तीसरे में आपका बी, और चौथे में डी। ठीक है ना जी? चौथे में क्या है? डी है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। फिर आगे कह रहा है कि रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा का होना आवश्यक है? निरपेक्ष लागत, समान लागत, तुलनात्मक लागत, और इनमें से कोई नहीं। तो आप निश्चित तौर पे इसे पढ़े होंगे, रिकार्डो का अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसके कारण शुरू होता है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार। ठीक, आगे देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? आप जान लीजिएगा कि जब 2 से 4 दिन बाद मैं चैप्टर वाइज रिवीजन करवाऊंगा, तो एक एक चैप्टर से जितने प्रश्न आपके बन सकते हैं, जितने प्रश्न, उन सभी को लेकर आऊंगा और आपको चैप्टर वाइज रिवाइज करवा दूंगा। मतलब आपको कभी भूलेगा ही नहीं है। ठीक है, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का एक सीमित सिलेबस है, उतना अगर आपको आ गया, ठीक, तो बहुत सब कुछ आ जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं। आयकर ये प्रत्यक्ष कर है, जानते हैं। पूंजी लाभ कर ये भी प्रत्यक्ष कर है। निगम कर ये भी प्रत्यक्ष कर है। तो उत्पाद शुल्क यही क्या है? इसका सही है। बाकी क्या है? सब प्रत्यक्ष कर है। तो हो सकता है आपकी वो पूछ दे, ठीक है। बाकी अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर वगैरह सब कुछ आते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है एकाधिकृत प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एकाधिकृत प्रतियोगिता, देखिए ये एकाधिकारी प्रतियोगिता और एकाधिकृत प्रतियोगिता दोनों स्थितियां, क्योंकि देखिए पूर्ण प्रतियोगिता भी नहीं पाई जाती कहीं पर और एकाधिकार भी नहीं पाया जाता। पूर्ण प्रतियोगिता भी है और एकाधिकार भी है। तो क्या है? एकाधिकृत प्रतियोगिता पाई जाती है, मतलब एक ही लगभग मिलती जुलती वस्तुएं जो एक ही काम करती हैं। जैसे आप देखेंगे पेस्ट है आपका दंतमंजन, तो दंतमंजन एक दांत को मांजने वाला, साफ करने वाला ही पेस्ट है, लेकिन क्लोजअप अलग है, पेप्सोडेंट अलग है, डाबर लाल अलग है। उसमें रंग, कलर, स्वाद और पैकिंग में अंतर होता है। ठीक है, इसी के आधार पर लेकिन प्रतियोगिता है, क्योंकि सब एक ही काम करते हैं, एक ही काम के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन सबका टेस्ट अलग है, सबका रंग, कलर, पैकिंग अलग है। इसलिए क्या है? एकाधिकार भी है सबका अपना अपना। प्रतियोगिता क्यों है? क्योंकि सभी वस्तुएं एक ही काम के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो कीमत में भी अंतर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। क्लियर? हाँ, इसी पर दो अर्थशास्त्री काम कर रहे थे और दोनों 1933 में ही अपना विचार दिए थे। आप जान लीजिएगा, दोनों का नाम मैं लिख देता हूं, आप जान रहे होंगे, चैम्बरलिन, ठीक है, और रॉबिन्स। ठीक, एक ने दिया कौन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक ने दिया इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ये दोनों लोगों की पुस्तकों का नाम है, तो आप जान गए होंगे। यानी देखिए, अब इसको विक्रेताओं की अधिक संख्या, विभेदीकृत उत्पाद, फर्मों के प्रवेश पर अभाव, पूर्ण रुकावटें, तो यही सही नहीं है। रुकावट नहीं होती है, ठीक है, प्रभावपूर्ण रुकावटें, रुकावटें नहीं होती हैं, फर्म आ सकती है और जा सकती हैं। क्लियर?
एकाधिकार भी है और प्रतियोगिता भी। आगे है कि भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है। भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है। एक्सिस बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विश्व बैंक। तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यही एक बैंक है जो व्यापारिक काम नहीं करता, मतलब मुद्रा का व्यापार नहीं करता है, ये सभी बैंकों को गवर्न करता है। ठीक है, आप जानते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1935 में इसका गठन हुआ था, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है ना जी। बाकी बहुत सारी चीजें इसमें बताया जा सकता है, लेकिन आगे बढ़िए। कह रहा है कि व्यापार चक्र की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया था। स्टॉक समायोजन सिद्धांत का, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। हाँ, स्टॉक समायोजन। ठीक, तो देखिए पीए सैमुअल्सन नहीं, एन कॉल्डोर, यही सही है। एन कॉल्डोर ने क्या दिया था, स्टॉक समायोजन। बहुत सारी चीजें आपको याद कर लेनी होंगी। ठीक है, स्टॉक समायोजन, क्योंकि जब आप किताब को पढ़ रहे होंगे अपने एकेडमिक एग्जाम के लिए, तो ये चीजें वहां महत्वपूर्ण नहीं हुई होंगी और इसका जवाब आपको नहीं, तो ये याद कर लेना है। स्टॉक समायोजन कौन दिया है, कॉल्डोर का है। हैरट डोमर विकास मॉडल के अनुसार पूंजी एवं श्रम शक्ति दोनों के ही पूर्ण क्षमता तथा प्रयोग के लिए या पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए हैरट डोमर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, लगभग एकेडमिक एग्जाम में आपको बहुत परेशान किया होगा। आप निश्चित तौर पे अगर इसको विस्तृत पढ़ना चाहेंगे तो आधा घंटा लगता है, कितना, आधा घंटा। लेकिन इसमें देखिए पूछा क्या है, पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है। तो देखिए पूर्ण रोजगार के लिए जहां तीनों बराबर हो जाए, ठीक है, जी, यहां जी ही दिया है, जी ये इसको कर लीजिए आप। एक्चुअल ग्रोथ, ठीक है, वास्तविक वृद्धि, वास्तविक समृद्धि आप कर सकते हैं। जी डब्ल्यू बराबर होता है वारंटेड मतलब वांछित वृद्धि। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, वास्तविक समृद्धि, और इसको कहते हैं वांछित मतलब जितना चाहिए, वांछित समृद्धि। और जी एन का मतलब होता है प्राकृतिक समृद्धि, प्राकृतिक समृद्धि। क्लियर, तो ये तीनों जहां आपस में बराबर होती है वहीं पर पूर्ण रोजगार होता है, लेकिन ये संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको रॉबिन्सन ने क्या कहा है, गोल्डन एज, कहा। यह भी पूछा गया है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति जिसमें जी ए, जी डब्ल्यू और जी एन तीनों बराबर होते हैं, उसको रॉबिन्सन ने क्या कहा, तो गोल्डन एज कहा। इसको छुरीधार स्थिति भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत समय तक नहीं रह सकती। अगर इस कभी हो भी जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा सब कुछ हो। ठीक है ना जी। कह रहा है कि रिकार्डो बैरो समतुल्य किससे संबंधित है। ठीक है, रिकार्डो बैरो तो जान लीजिएगा, ये राजकोषीय नीति से संबंधित है। ठीक है, रिकार्डो बैरो किससे संबंधित है, राजकोषीय नीति से। इस तरह से हम लोग कहां तक पहुंचाए, क्वेश्चन नंबर 55 तक। आगे देखिएगा 56, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है। केवल कराधान, केवल सार्वजनिक व्यय, केवल सार्वजनिक ऋण, कराधान एवं सार्वजनिक व्यय दोनों से। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत तो जान लीजिएगा ये केवल सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। ठीक है, केवल सार्वजनिक व्यय से अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। ठीक है, किसका है, जल्दी से कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने लोगों को आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। आगे है कि गुस्टाव कैसल के द्वारा विकसित विनिमय दर निर्धारण का
सिद्धांत किस पे है? तो गुस्टाव कैसल आप जानते हैं पीपीपी मॉडल दिए हैं। कौन? पीपीपी मॉडल, ठीक, क्रय शक्ति समता का सिद्धांत, क्रय शक्ति समता का सिद्धांत इन्होंने दिया 1918 में। क्लियर? और इनका सिद्धांत किससे संबंधित है? केवल सार्वजनिक व्यय से। ठीक, आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक लिखी है? तो फिशर, पैरेटो, एलन नहीं, ये तीनों ने नहीं, हिक्स ने लिखी। कौन लिखे हैं? हिक्स ने लिखा है। पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा। जो अर्थशास्त्री पढ़ते जाइए उनसे संबंधित देश को और पुस्तकों को नोट करते जाइए, क्योंकि ये निश्चित तौर पे एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं। कह रहा है कि लेविस्टीन भी नहीं कहते हैं, अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को कौन सा कारक मानते हैं? ठीक है, कौन सा कारक मानते हैं? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 59। तो देखिए, आय मंदक, बाजार विस्तारक, आय सृजक, निवेश। आय मंदक क्या मानते हैं? आय मंदक मानते हैं। किसमें? क्रांतिक न्यूनतम। ये भी पूछा जा सकता है कि क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसका है? तो लाइविस्टीन का है। और जनसंख्या की उन्होंने क्या माना है? आय मंदक माना है। ध्यान दीजिएगा। व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की मात्रा पर रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब रेपो दर हो, बैंक दर हो या रिवर्स रेपो दर हो, ठीक है, कौन सी? रेपो दर हो, रिवर्स रेपो दर हो, ठीक है, बैंक दर हो, ये अगर तीनों बढ़ाई जाएगी, ठीक है, तो साख निर्माण घटेगा। क्या घटे? साख निर्माण कौन करता है? व्यापारिक बैंक करते हैं। साख निर्माण क्या होगा? घटेगा। क्लियर? हाँ। और ये बैंक, आरबीआई की नीति होती है, मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? आरबीआई करता है। उसका मालिक भी वही करता है। जब उसको मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना होता है तो इस तरह का कदम वो उठाती है। आगे है, कह रहा है कि मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू हुई थी? तो देखिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तीसरा, मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू हुई थी? देखिए, निश्चित तौर पे आप जान रहे होंगे, तो ये तो सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 को लागू हुई थी। लेकिन मनरेगा संबंधित 2-3 चीजें और आपको जाननी है। ठीक है, ये पहले नरेगा थी। क्या थी? नरेगा। जब ये नरेगा थी, नरेगा कोई योजना ही नहीं, एक्ट है। ठीक है, यह अधिनियम क्या है? अधिनियम है, जो बना था 2005 में। 2005 में पारित हुआ था। लेकिन सबसे पहले जो योजना आई थी, लागू की गई थी, यह 2006 में लागू की गई। कब? 2006 में। लेकिन आगे चल के इसको मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा, इसी महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? 2 फरवरी, देखिए ये 2 फरवरी ऐसे लिखे, 2006 को लागू हुई। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती जब होती है 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया। ठीक है, नरेगा और मनरेगा। ठीक है ना जी? तो ये आप नरेगा, ये चीज है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और उसके पहले था राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। समझ में आई बात? उसी का शॉर्ट फॉर्म है नरेगा और मनरेगा। क्लियर? जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है और 15 दिन के अंदर रोजगार देना अनिवार्य होता है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है? विश्व बैंक, तो देखिएगा, आईएमएफ है, आईबीआरडी है, आईडीए है और आईडीबी है। ये सभी बैंक हैं। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, इसका प्रश्न है, आईबीआरडी को ही हम क्या कहते हैं? विश्व बैंक की संज्ञा देते हैं।
विश्व बैंक, ठीक है, IBRD को क्या कहते हैं, विश्व बैंक कहते हैं। और इन दोनों का गठन 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर तहत हुआ था, ठीक है, समझ में आ रही बात। और आईडीए को इसकी जुड़वा संस्था कहते हैं, आईडीए को इसकी क्या कहते हैं, जुड़वा संस्था कहते हैं, निश्चित तौर पे जान लीजिएगा, ठीक है। 1960 में इसका गठन हुआ था, 1966 में इसका। एडीबी भी एक क्या है, बैंक है। तो निश्चित तौर पे इनका सन भी बता दिएगा, इनके तमाम तरह के विशेषताएं भी। IMF जानते हैं इंटरनेशनल मनी फंड है, इंटरनेशनल मनी फंड। इस तरह से अच्छा एक क्वेश्चन देखिए और दिया है कि द्वाधिकार, यहाँ द्वाधिकार के कुर्नो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक, वही जो एक प्रश्न दोहराया गया था उसी के कारण 63 हो गया है। कुर्नो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्वाधिकारी कितना उत्पादन करेगा, ठीक है। तो ये जब पढ़ेंगे आप कुर्नो मॉडल को तो आपको पता चलेगा कि उत्पादन का 1/3 कितना, 1/3 भाग। तो इस तरह से आपके 62 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। आप चाहे जवाब दीजिएगा कमेंट करके कि आपके इन 31 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको कौन सा पोर्शन कमजोर लग रहा है, फिर उसी पे वीडियो बना दी जाएगी, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।